हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 का पेपर। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 पर सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आपने इसमें यूनिट पढ़ी कि सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हो गया बेटा? ऑर्डर हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो ये देखिए, इसके बाद बोला गया है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। 7.2 से 0.9 जाने में कितना समय लगेगा अपन को निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का आपको फॉर्मूला पता होगा कि K इज इक्वल्स टू होता है 2.303 बाई टी, क्या हो जाता है log A नॉट अपॉन AT, और AT को क्या लिख सकते हो बेटा आप? A नॉट माइनस एक्स, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर K की वैल्यू गिवन है और आपको टाइम निकालना है। तो अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 बाई K की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.03, क्लियर है। 0.03 के बाद यहाँ पर लिखा log, एंड आप देख सकते हैं log ऊपर A नॉट, इनिशियल कितना है 7.2, एंड A नॉट माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0.9। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.9 7.2 8 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 69.3 सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये नीट का केमिकल काइनेटिक्स से। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसी सीक्वेंस में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार आंसर कंफर्म करते हैं। आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन जो भी आप बोले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इज सॉल्यूशन। बेसिकली इसका ये मतलब है कि इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में जो कंडक्टेंस है वो सबसे कम होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बेटा थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये इन होगा, ठीक है, इन सॉल्यूशन है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं तो बहुत सिंपल सा है। जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। एंड अब आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें टोटल कितने आयन मिलने वाले हैं? 4, क्योंकि 3Cl और एक कॉम्प्लेक्स। इसमें कितने मिलने वाले हैं? 2। यहाँ पर देखिए जो C ऑप्शन है और जो D ऑप्शन है, इसमें आयन नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रेक नहीं होगा। तो आपको बताना है मिनिमम। तो इसका जो आंसर है ये इस बार डबल आंसर होंगे, और ऑप्शन कौन सा होगा इस बार? 3rd एंड 4th। बेसिकली आई थिंक जो लगता है अपन को कि यहाँ पर Cl2 को बाहर रखना चाहिए था, तभी आंसर C होता, बट ड्यू टू मिस प्रिंट आई थिंक नीट वालों से गलती हुई है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3rd एंड 4th, दोनों आंसर हैं इसके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 3 एंड 4, बिल्कुल ठीक है। 3 और 4 में कोई एक जो भी आपने टिक करा है आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी सिक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चैप्टर नंबर 1 NCERT लिक्विड सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा, या आपको पता भी होगा, डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है I इंटू KB इंटू M। यहाँ पर देखिए मोलैलिटी गिवन है, बट यहाँ पर मोलैलिटी होता है, बट ऐसे केस में हम लोग सेम मान के चल लेते हैं डेंसिटी को, इस वजह से कोई डिफरेंस यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो बेसिकली अब अगर हम लोग बात करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है वो किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है इस क्वेश्चन में? I इंटू M के। अब देखिए I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है वेंट ऑफ फैक्टर। अगर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो देखते हैं अल्फा यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस देख लेते हैं। तो इस वाले में देखिए आयंस की बात करते हैं तो आयंस कितना मिलने वाला है? 3।
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.01। यहाँ पर ये तो बेटा नॉन वोलाटाइल है, तो इसमें आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर सेम ही आंसर रहेगा। यूरिया भी आपका नॉन वोलाटाइल है, यहाँ पर भी 1 आंसर रहेगा। और लास्ट वाले में आपको पता है कि 2 आयंस होंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1। तो अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम किस में आएगा, तो मैक्सिमम किस में आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। क्लियर है? तो आंसर इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन, चेक करते हैं, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल तो क्या ही पूछा जा सकता है रेडॉक्स से। आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि किस टॉपिक का है, ये है आपका रेडॉक्स। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले KO2 H2O2 H2SO4 अंडरलाइन एलिमेंट। तो बेटा जो K है, K पे तो बचपन से सिखाया गया है कि एल्कली मेटल होता है और चार्ज होता है आपका +1। H2O2 की बात करेंगे तो आपको याद होगा ये क्या होता है, परऑक्साइड होता है। और परऑक्साइड कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आने वाला है, -1। और H2SO4 की बात करेंगे तो सल्फर पे चार्ज कितना आने वाला है, +6। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आ जाएगा 1 -1 और +6। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन कह रहा है कि लाइक नाइट्रोजन डेट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेन। बिल्कुल सही है, क्या बुराई है इसमें। देखिए अगर N से हम लोग NH3 बना सकते हैं तो भाई ES से हम लोग ESH3 भी बना सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। फिर बोला गया है एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं फॉर्म होता, लेकिन हो नहीं सकता, ये स्टेटमेंट गलत है, होता है। Sb2O5 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ट्रू इज इनकरेक्ट। यही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो फेरो है वो पैरा का मैक्सिमम फॉर्म होता है। आप ऐसा समझिए कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब पैरा, और बहुत ज़्यादा जैसे D5 है तो D5 क्या हो, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई पैरा की, तो उसको क्या बोलते हैं, फेरो। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका क्या है बेटा, स्टेटमेंट 1 आपका एकदम सही है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, तो देखिए स्टेटमेंट 2 है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ Cr2+ इज सेम एज द Nd3+। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा। जैसे आप लोग बात करेंगे कि Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 4s0 और 3d4। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो Nd3+ है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, Nd3+ में बेटा यहाँ पर आता है 4f3 और यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल देखिए फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो सबसे पहला है अनलाइक गैलियम डेट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद है ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। यहाँ पर बोला गया है ट्रू बताना है, तो भाई यहाँ पर आर नॉट सेम लिखा है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, एकदम गलत हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। याद आ रहा है आपको। तीसरा है ऑर्गन पोटेशियम प्लस क्लोरीन माइनस Ca2 प्लस S-2
ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही है। आप इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो सबके इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं, 18। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम Mg, Al एंड Si इज दिस, कुछ ऑर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अगर आप अरेंज करें तो देखिए ऐसे आएगा Na, उसके बाद आता है Mg, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आता है सिलिकॉन। ये एक पीरियड में अलाइन कर दिए गए हैं, ऐसा समझिए। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई इसमें I की वैल्यू किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, ये होता है 3s1, ये होता है 3s2, ये होता है 3p1 और ये होता है आपका 3p2। और अगर हम लोग बात करते हैं कि किसमें ज़्यादा किसमें कम, तो सबसे पहला ये रहेगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये रहेगा, उसके बाद थर्ड में ये रहेगा और फोर्थ में ये रहेगा। आप चेक कर लीजिए, ऑर्डर ये भी गलत लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है। लास्ट ऑप्शन है द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन Li एंड Rb। बेटा जो सीजियम है वो आपको पता है ना कि पूरी टेबल में सबसे नीचे आता है फर्स्ट ग्रुप में, हेलिना के रब से फरियाद याद आ रहा है, फ्रांसियम के ऊपर आता है। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा साइज इसका ज़्यादा होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, सी और ई। चेक करते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैच करिए जरा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको मैच द कॉलम गिवन है। मैच द कॉलम, देखिए इस आज के जो पेपर में जो सबसे आसान पार्ट है वो मैच द कॉलम। आपको अगर नहीं भी आता है पूरा क्वेश्चन तो भी हम लोग ऑप्शन भिड़ा के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए लिस्ट मैच कराते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी, एलॉय, एमलगम एंड स्मोक। तो आपको कुछ पता हो या ना पता हो, एलॉय तो पता है ना कि एलॉय जो होता है वो मेटल प्लस मेटल होता है। तो एलॉय पे मेटल प्लस मेटल कहाँ पर दिख रहा है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड मतलब बेसिकली। तो देखिए बी का ऑप्शन फर्स्ट है, आप गए बी का फर्स्ट ऑप्शन ढूंढने तो पहला और दूसरा, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि पहले बार में ही दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं। तो आंसर क्या बचा, या तो फर्स्ट है या तो 4 है। फिर हम लोग बिल्कुल अगला, फिर फोर्थ ऑप्शन तो है बट ठीक है। देखिए यहां पर चेक करते हैं स्मोक। तो स्मोक में क्या होता है बेटा, सॉलिड इन गैस। स्मोक क्या होता है, सॉलिड इन गैस। तो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, फोर्थ ऑप्शन। कहने की मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन ही आते हो। यहां पर क्या है, अपन आराम से ऑप्शन बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए फिर इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ ग्राफ है। ग्राफ कह रहा है आपके पास कार्बन सॉलिड से 2H2 गैस से CH4 मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आपको डेल्टा H की वैल्यू गिवन है। डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, लेकिन आप देखो वहां पर लिखा है -74.8। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो आप अगर ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में ग्राफ बनता है, एनर्जी, जिसे हम लोग बोल देते हैं, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये जो ग्राफ होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन इन प्रोग्रेस, कुछ भी बोलिए, जो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है बेटा वो हमेशा ऐसे बनता है। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, और जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी डेल्टा H होती है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, देखिए ये तो ग्राफ ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो देखिए गैप है ये ऊपर वाला है, ये नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, जो इसमें प्रोडक्ट ऊपर है, तो बेटा ये तो वैसे ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें थर्ड की, तो देखिए ये जो है ये बिल्कुल यहाँ से सही मैच हो रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n = 2 से 3 and 4 से 6। आपको इसमें λ1/λ2 बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, 1/λ =
RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। याद आ रहा है? अब देखो एक बार यहाँ पर बेटा N1 की वैल्यू क्या गिवन है 2 और N2 की वैल्यू क्या गिवन है 3। ये है केस 1। केस 2 आपको गिवन है N1 की वैल्यू 4 और N2 की वैल्यू क्या गिवन है आई थिंक 6। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आंसर आपका आएगा λ2/λ1। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा बेटा, λ2/λ1 उसने नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है λ1/λ2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/4। थोड़ा से गलत मत कर दीजिएगा, आपने λ2/λ1 निकाल लिया। तो ये था आपका एटॉमिक का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। इसी सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। देखिए सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ λm of a 0.050 mole per liter solution of a monobasic weak acid is 90 Simon centimeter square per mole, its extent degree of dissociation will be। सबसे पहले देखिए λm का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी अल्फा निकालना है ना इसमें। तो अगर हम लोग बात करें कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है λm/λ0m, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और λ0m जो होता है वो होता है कैटायन एंड एनायन का। कैटायन का डेटा आपके सामने ये लिखा है, एनायन का डेटा आपके सामने ये लिखा है। तो कहने का मतलब ये हो गया है 349.6 प्लस 50.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 400। क्लियर हो रहा है? λm आपको गिवन है बेटा, कितना गिवन है 90, और अगर डिवाइडेड बाई 400 करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 0.225। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 मोल ऑफ लिक्विड X 10 मोल ऑफ लिक्विड Y। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका किसका है? लिक्विड सॉल्यूशन का। तो देखिए सबसे पहले इसमें PS की वैल्यू आपको गिवन है। PS की वैल्यू कितनी गिवन है? 70। अब आपको डेटा गिवन है 5 मोल X है, 10 मोल Y है और प्योर फॉर्म में 63 78 है। तो आपको बताना है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग PS की बात करेंगे तो PS का फॉर्मूला क्या होता है? P0AXA प्लस P0BXB। ये चीज क्लियर है? अब देखिए XAXB की बात करते हैं तो XAXB तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B होता है। तो P0A कितना है? 63 इंटू XA हो जाएगा बेटा 5 डिवाइड बाई टोटल 15 और ये हो जाएगा 78 इंटू XB की वैल्यू हो जाएगी 10/15। और जब आप इसको सॉल्व करें तो PS की वैल्यू कितनी आ गई? 73। क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली जो एक्चुअल PS है वो कम है। क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली जब एक्चुअल PS कम है तो आप ऐसा समझिए, याद करिए, जब PS की वैल्यू कम होती है तो डेविएशन कौन सा होता है? निगेटिव डेविएशन। अगर आपको थोड़ी बहुत धुंधली यादें हों तो आपको याद होगा कि आप लोग कुछ ऐसा ग्राफ बनाया करते थे, याद आ रहा है? इसको ऐसे लगाते थे, इसको ऐसे लगाते थे और इसको ऐसे लगाते थे, याद आ रहा है कुछ? और निगेटिव डेविएशन में कुछ हम लोग ऐसे कर देते थे। तो ये निगेटिव डेविएशन हुआ क्योंकि यहाँ पर 70 वैल्यू कम है। तो आंसर क्या हो गया? द सॉल्यूशन शोज निगेटिव डेविएशन। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका among the following choose the one with equal number of atom। आपको बताने हैं कि इक्वल नंबर ऑफ एटम किस में होंगे। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई एटम कैसे निकालना है, क्योंकि वेट गिवन है। तो देखिए पहले स्टेप है कि आप वेट से कहाँ जाएंगे? मोल। मोल से कहाँ जाएंगे? मोल से जाएंगे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से कहाँ जाएंगे? एटम। ये चीज क्लियर है? मोल से जाएंगे, वेट से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली अगर एक बार मोल निकाल लें और एटम निकाल लें तो मज़ा आ जाएगा। तो पहले मोल निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें चलते हैं। तो 2 ग्राम ऑफ Na2CO3, मोलर मास 106,
तो क्या हम कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पर 2 मोल आने वाला है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो 2 मोल में आपने क्या लिख दिया, Na एवोगाड्रो नंबर, इनटू कितने एटम है, 2 3 और 3 6, तो बेसिकली 12 Na आंसर है। कितना आंसर आया बेटा, 12 Na। 248 ग्राम ऑफ Na2O, मॉलिकुलर वेट है आपका 62। तो यहाँ से क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये आएगा 4, और 4 के आगे लगा दिया Na, और कितने हैं बेटा, 2 और 1 3। यहाँ भी आंसर कितना आ गया है आपका 12 Na। इसमें चलते हैं 240 ग्राम एंड 40 एंड टोटल कितना है ये 3। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं क्या, 240/40 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 Na मॉलिक्यूल इनटू NaOH। तो NaOH की बात करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा बेटा 18 Na। तो देखो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि सेम नंबर चाहिए था। तो देखो सी तो हो नहीं सकता, तो जहाँ जहाँ पर सी है वो ऑप्शन गायब हो गए। तो आपको दिख रहा होगा 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते। अब देखो दूसरे में, दोनों में ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो ए भी तो सिर्फ इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि भैया ई तो नहीं होगा 100%। डी कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, डी वाला भी चेक कर लेते हैं। तो 12/2 हो गया 6, तो 6 Na इंटू 2, ये भी कितना आ गया है 12 Na। तो इसका मतलब आंसर सीधे सीधे क्या आने वाला है बेटा, ABD आने वाला है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपका, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए NiCl4, अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले Ni+2, Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s0 3d8। अगर 4s0 3d8 हो रहा है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है कि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरा। NiCO4, NiCO4 में ध्यान रखिएगा Ni पे चार्ज है 0, और ये SFL है। SFL का मतलब भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। यहाँ पर देखिए जो Cn है ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि जो Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और लास्ट है NiH2O6, सेम बेटा WFL है, और चार्ज आपका +2 है। इसका मतलब पता है A और D दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस किसका है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर वाटर है, चार्ज दोनों का सेम है, वीक फील्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरा विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में लिखा है NiPPS3 का होल 4। इसमें बेटा थोड़ा एक्सेप्शन चलता है, यहाँ पर D10 आ जाता है, जिसकी वजह से ये आपका डायामैग्नेटिक होता है। तो आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए और डी। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, बिल्कुल फर्स्ट सही है। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि इफ द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%। ये तो हर क्लास में होता है, हर क्लास का मतलब हर टीचर एक क्वेश्चन कराता है क्लास नोट्स में। और सीधे सीधे अगर आपको याद हो कि भाई ये T12 और T99.9 का जो रिलेशन होता है वो 10 T12 होता है, बच्चों को तो याद भी होता है। कई लोगों ने डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया होगा 10, बट ठीक है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा T12 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट। तो बेसिक मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो T12 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K। अगर T12 1 है तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 लॉग। अगर ऊपर 100 है तो नीचे कितना ख़त्म कर रहा है, 99.9, तो कितना बचेगा 0.1। और जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 10 मिनट आ जाएगा, बेसिकली 10 T12। और रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं तो बड़ा काम आएगा जीवन में, 10 T12। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा, तो याद रखिएगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड Li2+। देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो बहुत आसान है,
बस यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है, जूल और पीएम। तो अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है, याद करो, एक फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, लेकिन पिकोमीटर में क्या हो जाएगा 52.9 n स्क्वायर बाई जेड। वहाँ पर 0.529 था एंगस्ट्रॉम में, ये एक पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी का, याद आ रहा है आपको, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो 13.6 वाला याद होता है, लेकिन यहाँ पर जूल है तो जो जूल का फॉर्मूला है वो होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये तो क्या हो जाता है बेटा, ये आपका होता है कांस्टेंट। अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा आपको जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। क्लियर हो रहा, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो एनर्जी है वो आएगी 10⁻⁻18 के फॉर्म में। क्लियर है, तो अगर 10⁻⁻18 की फॉर्म में बात करें तो देखिए ये तो 16 वैसे ही गलत, वैसे ही गलत। आप बेसिकली नीट के पेपर में तो आपको आंसर बढ़ाने आने चाहिए, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अगला ऑप्शन चेक करें तो देखिए बिल्कुल है, एक है आपके पास 18 और ये भी 18, इसका मतलब अब इन दोनों में अपन को चेक करना है, तो कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। किसका निकालना था एनर्जी आपको, Li2+, तो बेटा Li2+ की बात करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो Z अगर हम लोग बात करें Li के केस में तो कितना हो जाएगा, Li के केस में होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, तो बेटा ये तो 1 ही हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करेंगे देखो 9 × 2 18 के आसपास, तो ऑप्शन कोई मैच हो रहा है, 18 मतलब आगे 19 शिफ्ट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। क्लियर है, तो अगर आपको बेसिकली फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप थोड़ा तकलीफ आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे, फिर आप उसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत सिंपल है, याद करिए, यहाँ पर कहीं पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है इसका, लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यहाँ पर गैसियस वॉल्यूम नहीं आता है। डाल्टन वाले भाई ने, जो डाल्टन भैया थे अपने, उन्होंने गैसियस वॉल्यूम के बारे में कोई डेटा नहीं दिया था, तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है, कुड नॉट एक्सप्लेन। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही बात है, सारे आपको सॉल्व करने नहीं है, ऑप्शन बढ़ा लीजिए। तो देखिए ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपन को 2-3 चीजें बड़ी सिंपल हैं, पूछिए क्या। देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या कहता है, बॉन्ड एंथैल्पी, क्या निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि आपको याद है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी के। क्लियर है। लोन पेयर, लोन पेयर की बात करते हैं तो HCF4 में कितने लोन पेयर, 2, इसमें कितना 1 और इसमें कितना 3, क्या 2 1 3 सही है, गलत है ये, उसने बोला है करेक्ट, इसका मतलब बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चेक करिए बी कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, ये देखो खत्म हो गए। ऐसे नीट में ध्यान रखिएगा, आपको आंसर बढ़ाने आने चाहिए, मतलब बेसिकली जो आंसर है वो बचा है पहला और थर्ड ऑप्शन। ये चीज क्लियर हो रही है क्या। अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली अगर अपन को सी और डी पता चल जाए तो ऑप्शन मैच है, क्योंकि देखो ए तो कॉमन है, इसका मतलब ए तो वैसे भी सही है, कोई इसमें बुराई नहीं है। अब हम लोग चलते हैं डी के पास, तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा N2 O2 और H2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आ रहा है तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा बॉन्ड ऑर्डर का। और H2 क्या है, H2 का आंसर है अपन क्या बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1 हो जाता है, 3 to 1 बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी सही। तो आंसर ए और डी, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। अगला देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल है, अगर आपको स्ट्रेंथ पता है तो आपको याद होगा कि जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ होती है, अगर हम लोग बात करें कि कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो CFSE वैल्यू याद है आपको, CFSE वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ई के।
इसका मतलब जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा वो सबसे कम होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा वो सबसे कम होगा। और स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये तो SFL है और ये भी SFL है, लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा SFL कौन सा है? बी वाला, तो सबसे कम होगा बी का। तो कहां पर बी ऑप्शन आ रहा है? ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब आंसर सी और मतलब 3rd and 4 में कोई एक मैच होगा। अरे भाई कॉपर है, सॉरी कॉपर बोल रहे हैं, CN है, तो CN के बाद क्या आएगा? NH3 आएगा। तो CN के बाद NH3 देखिए, मतलब सबसे कम B, उसके बाद A, BA कहीं पर आ रहा है, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया बेटा 4th। ये वैसे ही गलत हो गया, समझ आ रहा है? अब बोलिए अगर डी और सी की बात करें तो बेटा इधर देखो, जो डी है आपका वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये आपका 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल की CFSE ज्यादा हो जाती है, इस वजह से देखो पीछे आ गया है, सी वाला ऑप्शन आगे चला गया है। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा बेटा? 4th ऑप्शन, कोऑर्डिनेशन का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल 4th ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। ये बेटा ये बिलोंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग की टाइपिंग एरर है, ये बिलोंग है ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बिलोंग द मेन ग्रुप एलिमेंट। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि मेन ग्रुप क्या होता है, S और P ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग मेन ग्रुप बोलते हैं। तो S ब्लॉक की बात करते हैं 3S1, बिल्कुल भाई S में ही है। इसमें देखिए 4S2 3D3, भाई ये तो D ब्लॉक का है, D ब्लॉक का मतलब ये नहीं होगा। 4S1 3D10 आपको याद आ रहा होगा, ये तो कॉपर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, कॉपर 29 एलिमेंट। 4D10 है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका P ब्लॉक का है। और ये तो आपको दिख ही रहा है कि भाई ये तो डी ब्लॉक में ही जाने वाला है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे भाई? 1st and 3rd, मतलब AC कहीं दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आगे चलते हैं, बिल्कुल 4th है। अगला है फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज 3 स्टेप। आपको बताना है, हम लोग इसको ट्राइप्रोटिक एसिड बोलते हैं और इसे हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इसे हम लोग पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, जहां पर बेटा pH वगैरह निकालना होता है। और ये बहुत ही बेसिक है, मतलब ये बच्चा देख के ये तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग अलग से बताते हैं कि कुछ ऐसा होता है, अगर आपको याद आ रहा हो कि H3PO4 में सबसे पहले एक H निकलेगा, तो यहाँ पर बनेगा HPO4 2-, उसके बाद HPO4 2- में फिर से H+ निकलेगा, ये हो जाएगा HPO4, यहाँ पर हो जाएगा बेटा -2। और ये जो पहला वाला है ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा H2PO4 माइनस हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, और ये लीजिए H2PO4 माइनस, और यहाँ से H2PO4 माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा HPO4 2-, और लास्ट हो जाएगा HPO4 2- से क्या हो जाएगा H+ प्लस PO4 3-। ठीक है, ये होता है Ka1, ये होता है Ka2 और ये होता है Ka3। और ये रूल है कि K1 हमेशा K2 से ज़्यादा होता है, K2 हमेशा K3 से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो पता है, और जिसका K ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब बी भी सही है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे लॉग के फॉर्म में, तो इसका बेसिकली एक रिलेशन होता है कि K = Ka1 × Ka2 × Ka3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे लॉग लेके, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1st भी आएगा। इसका ये मतलब है कि ABC 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें ABC कहीं दिख रहा है, बिल्कुल 2nd ऑप्शन दिख रहा है, तो 2nd इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, फिर से, एंड ये सॉल्ट एनालिसिस का है। देखिए याद है तो ही होगा, नहीं तो इसका नहीं होने वाला है, इसमें कोई रूल नहीं चलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि CO2+, तो CO2+ तो बेटा दिख ही रहा है, 3rd कॉमन है पूरे में, तो बिना टेंशन के हम लोग क्या लगा देते हैं? 3rd ऑप्शन। 2 मिनट, तो ये देखिए ये तो इसका ही होगा। हम लोग चलते हैं अगली बार Mg2+, और Mg2+ बेटा कौन सा होता है? Mg2+ होता है ग्रुप कौन सा? Mg2+ होता है आपका
4th नंबर में, मतलब Mg2+ आएगा आपका ग्रुप 6। चलिए, तो ये भी ठीक है। इसके बाद बात करते हैं Pb का। तो जो Pb होता है बेटा, Pb का होता है ग्रुप 1। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या ग्रुप 1 में? बिल्कुल हो रहा है, 4th ऑप्शन। तो ये अगर आपको याद है तो होगा, नहीं तो ये होने वाला नहीं है। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन याद होने वालों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि NO का फॉर्मेशन किन किन मेथड से हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, डेल्टा H पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब प्रोसेस कौन सा हुआ बेटा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा कहाँ जाती है, फॉरवर्ड जाती है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाइयर टेम्परेचर होता है, और हाइयर है तो इसका मतलब ये लोअर होने वाला नहीं है। ये चीज क्लियर है क्या? उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, इसका क्या मतलब है? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का मतलब है कि आपने O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड, एंड सेम N2 का बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। तो A, C और D तीनों ऑप्शन होंगे। तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल केमिकल का है, ले चैटलियर प्रिंसिपल टॉपिक का, मतलब बहुत ही इजी पेपर है इस बार का नीट का केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स थोड़ा सा भारी है नो डाउट, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, एंड क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2 आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन SO4 गिवन है 216, एंड क्रिस्टल वाला 4.5 गिवन है। आपको फॉर्मेशन भी गिवन है और आपको Ba2+ बताना है। तो सबसे पहले अपन अगर ऐसे समझें तो देखो, Ba2+ प्लस SO4 2- मिलके क्या बनेगा, BaSO4। क्लियर हो रहा है? अगर हम लोग क्रिस्टल की बात करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है -2106। क्लियर है? BaSO4 की वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी गिवन है -4.5। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी बेटा कि आपको BaSO4 में से, क्रिस्टल में से क्या करना है, क्रिस्टल वाली वैल्यू में से घटा देनी है वैल्यू किसकी, BaSO4 माइनस Ba2+ प्लस SO4 2-। तो कुछ ऐसा है, इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग तो बहुत सिंपल सा है। तो देखिए इसका थर्ड ऑप्शन आ रहा है, कैसे आ रहा है चेक करते हैं। तो देखिए Ba2+ एक्वस है और उसमें देखिए SO4 लिखा है, कहाँ से क्या बन रहा है, BaSO4। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रिस्टल फॉर्म है वो 4.5 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ये नॉर्मल फॉर्म था बेटा, और जो क्रिस्टल फॉर्म अलग से दिया है वो कितना है 4.5, एंड इसकी जो वैल्यू है वो है -349। क्लियर हो रहा है? अब देखिए हमें क्या निकालना है, Ba2+। तो अगर हम लोग बात करें कि BaSO4 क्रिस्टल किसके बराबर होगा, फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 माइनस Ba2+ प्लस SO4 2-। बेसिकली क्या करा गया है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने सबकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू गिवन है 4.9, इसकी -349। फॉर्मेशन में ये फाइंड आउट करना है, ये अपन को गिवन है। और जब आप इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा -128.5। और 128.5 कौन सा ऑप्शन है बेटा, 125 आपका थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, अगर आपको ये इक्वेशन लिखनी आती है तो ये होगा, नहीं तो ये गलत होने के चांसेस है। बाकी अगर ओवरऑल पेपर की बात करें कि ओवरऑल पेपर कैसा था, तो ओवरऑल पेपर केमिस्ट्री का बहुत बैलेंस था, ना बहुत इजी ना बहुत टफ। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड रिमेनिंग ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो आपको कपिल सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।